Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. I am back with another video. So our today's topic is learning disabilities. Learning disabilities एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वाइड वेराइटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. वो लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन से देखते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ड्यू टू जेनेटिक एंड और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर that alter brain functioning in a manner which affects one or more cognitive processes related to learning, acquisition, retention, understanding, organization or use of verbal and or non-verbal information. Basically learning disabilities जो हैं ये जेनेटिक या न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स से हो जाती है जो ब्रेन के फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं, कि जैसे मानसिक विकास जो होगा वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसको हम अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार बोलते हैं, कि किस चीज़ों की वजह से ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती है. या तो ये एवरेज आईक्यू वालों को भी हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं है कि आईक्यू जिनका लो होगा सिर्फ उनको ये प्रॉब्लम्स होंगी. ये एवरेज आईक्यू वाले लोगों को भी हो सकती है. प्री नेटल यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल की वजह से हो जाएगी. ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स के थ्रू, या प्री मेच्योर बर्थ हो गया, इंजरी हो गई, इलनेस हो गई, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें जो है ये इफ़ेक्ट करेंगी ब्रेन को. उससे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी, अधिगम अक्षमता होगी, मानसिक विकास पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बीइंग के, बच्चे के. जिससे ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही डम होगा, वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगा जो चीज़ें वो समझने में, उसको ग्रहण करने में, एक्वायर करने में, सीखने में कहीं ना कहीं उसके इफ़ेक्ट होगा. चाहे वो वर्बल तरीके से हो या नॉन वर्बल तरीके से हो, वो उसकी डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट डालेगी. ठीक है, और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है. फर्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया. ये एग्ज़ाम्स में चाहे बीएड, डीएड, सीटैट, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर आता है. डिसलेक्सिया बहुत पूछा जाता है. डिसलेक्सिया या एलेक्सिया बोल दिया जाए. डिस क्या बताता है, टेम्परेरी. अगर एलेक्सिया होगा वो एब्सेंट है, मतलब परमानेंट होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है वो. अगर डिसलेक्सिया है वो टेम्परेरी है, वो क्योर की जा सकती है. तो डिसलेक्सिया में क्या है, a specific learning disability that affects reading and related language based processing skills, जिसमें पठन संबंधित विकार होता है, मतलब पढ़ने, रीडिंग डिसेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. 100 को वॉस पढ़ेगा बच्चा, वो लेटर्स को उल्टा पढ़ता है बच्चा इसमें. ठीक है, वॉस को 100 पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ेगा, बी को डी जैसे कहीं पढ़ते हैं ना, वो अधिगम, ये पठन संबंधित प्रॉब्लम होती है. जो वर्ड्स को जो पढ़ेंगे गलत, ऑफ कोर्स वो लिखेंगे भी गलत, समझेंगे उस वर्ड को ही वो उसी अकॉर्डिंग समझेंगे ना, गलत तरीके से. तो ये उस तरीके से है कि ये बेसिक लर्निंग प्रॉब्लम, रीडिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है समझने में, साउंड्स को, लेटर्स को, वर्ड्स को. तो वो जो पढ़ेगा गलत, वो जो सुनेगा गलत वो पढ़ेगा भी गलत, लेटर्स को समझेगा भी गलत. उस पठन संबंधित दिक्कत डिसलेक्सिया में आती है. नेक्स्ट वन इज डिस्ग्राफिया. इसमें लिखने संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिसमें फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है. A specific learning disability that affects a person's handwriting ability and fine motor skills, जिसमें ये लिखने संबंधित प्रॉब्लम है. ये डिसलेक्सिया था पढ़ने से संबंधित, रीडिंग डिसेबिलिटी, और डिस्ग्राफिया है ग्राफ से ग्राफ बनाते हैं, राइटिंग से संबंधित दिक्कत है ये. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं डिसकैल्कुलिया. ये मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर जो देखी जाती है. इसमें बच्चा कैलकुलेशंस प्रॉपरली नहीं कर पाता, नंबर्स को भी समटाइम्स उल्टा ही पढ़ता है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ्स फैक्ट्स. इसमें बच्चा, ये वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चे की एबिलिटी को इफेक्ट करेगी, मतलब वो समझ नहीं पाएगा नंबर सिस्टम क्या है, मैथ के जो फैक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालेगा. ठीक है, मतलब चीज़ें जो भी है उसको स्ट्रगल होगा चीज़ें समझने में. ऑपरेशन साइंस क्या है, नंबर क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसे ये नहीं पता चलेगा कि 5 + 5 = 10 होता है, 5 × 5 = 25. ये सारे फैक्ट्स वो नहीं समझ पाता है ईजीली, उसको दिक्कत आती है. काउंटिंग, ये सारी चीज़ें मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम
तो वो डिसकैल्कुलिया में आ जाएगा। डिसलेक्सिया, रीडिंग संबंधित प्रॉब्लम विकार पूछे वो डिसलेक्सिया में, राइटिंग संबंधित पूछे डिसग्राफिया में। नेक्स्ट वन इज डिस्फ्रेक्सिया। Dyspraxia, children with this problem having difficulties with motor task including either large movements or small movements. Dyspraxia में है कि जो मोटर संबंधित प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम होना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बनाना, मोटर स्किल्स पे, ये सारी चीज़ें डिस्प्रेक्सिया में आ जाएंगी। मूवमेंट करना, कोऑर्डिनेशन होना फाइन मोटर स्किल्स का, ग्रॉस मोटर स्किल्स का। फाइन मोटर स्किल्स मैंने बताया था, जैसे लिखना, छोटी मसल्स का यूज़ होना, कटिंग, राइटिंग, ग्रास्पिंग अप मैन। और ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़ी मसल्स का यूज़ होना, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें आ गई ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स में। इसमें मतलब बच्चा ईजीली वो जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब वो बच्चा रन नहीं कर पाता, ईजीली जंप नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, ब्रेन उसका उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, वो ब्रेन से उस तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि वो जो भी उसके लिम्स हैं वो कंप्लीट एक्शंस जो भी वो कंप्लीट कर पाएँ उस तरीके से। वो ब्रेन, आपका ब्रेन हर तरीके से काम करेगा, चाहे आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, हर एक जगह ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो हर एक जगह पे इफेक्ट डालेगा। तो वही मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम, मोटर स्किल्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होगी वो इसमें आ जाएगी डिस्प्रेक्सिया में। बैलेंस नहीं बना पाना, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस नहीं बना पाना, रन जंप, ये सब चीज़ों में दिक्कत होना डिस्प्रेक्सिया में। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या है कि हैज़ ट्रबल इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज एंड मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। मतलब कि इसमें है कि फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि अपने जेस्चर्स यूज़ कर प्रॉपरली ना यूज़ कर पाना, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ ना होना, मतलब वही हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो सब कुछ चीज़ें आ गई। पुअर कोऑर्डिनेशन होना, बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत होना, खड़े रहने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आ जाएगी। जहाँ ना बोल पाना, वो सारी चीज़ें, जिसमें बोलना ज़रूरी नहीं है, इन सब में आपका बोलना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बट नॉन वर्बल में आपका उतना बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट उसमें भी दिक्कत होगी, आपके जेस्चर्स आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। डिस्फेजिया, नेक्स्ट वन इज डिस्फेजिया। या डिस्फेजिया मतलब टेम्परेरी, अफेजिया मतलब परमानेंट। Aphasia is a condition that results in the limited ability to use or comprehend words. इसमें लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है डिस्फेजिया में, कि मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाना, समझ ना पाना, या जो भी बोला है या कोई कुछ बोल रहा है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाना प्रॉपरली, किसी ने क्या बात बोली है वो सही से समझ नहीं पाना, वो अपनी बात किसी से कम्युनिकेट ना कर पाना प्रॉपरली, थॉट प्रोसेस क्लियर ना हो, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्फेजिया में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें वर्बल लैंग्वेज यूज़ होगी, वर्बल लैंग्वेज स्किल्स प्रॉपर ना होना, एबिलिटी, मतलब स्टोरी, अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग करने के लिए बोला आपको क्लास में तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्पीच में फ्लुएंसी ना होना, किसी चीज़ का मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स नहीं समझ पाना, डायरेक्शंस नहीं समझ पाना, अगर क्लास में आपको डायरेक्शंस सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ना समझ पाएँ, ये डिस्फेजिया में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एमनेसिया, स्मृति लोप जिसको हिंदी में कहते हैं। एमनेसिया है रेफर्स टू द लॉस ऑफ मेमोरी सच एज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। एमनेसिया है कि इसमें एमनेसिया में आता है, मेमोरी डिसऑर्डर है एक तरीके से एमनेसिया। इसमें सारे जो भी मेमोरी है, जैसे कि फैक्ट्स, मैं कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें भूलना, याद ना होना, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस आपने जो अपने पास में किए हैं वो सब भूलते जाना, चीज़ें याद ना रखना माइंड में, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लॉस ऑफ मेमोरी है बेसिकली, एमनेसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है एमनेसिया को। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस है, जैसे आपको पिक्चर भी डिनोट करी होगी, जो दोनों हाथों से लिख पाते हैं, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, जो एबल है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली अच्छे से बहुत दोनों हाथों से लिख पाते हैं, कहीं बैट दोनों हाथों से, बॉल दोनों हाथों से कैच कर पाते हैं, बैट दोनों हाथों से पकड़ पाते हैं, दोनों हाथों से लिख पाना, ये सारी चीज़ें हैं एम्बीडेक्स्ट्रस में आ जाएंगी, ये दोनों हाथ इक्वली यूज़ कर पाना।
Next one is dysmorphia. Dysmorphia is deformity or abnormality in the shape or size of a specified part of the body. मतलब dysmorphia में है कि abnormality मतलब obsessiveness होना अपनी body अपने लिए shape size को लेके कि बाकी लोगों से मैं कुछ अलग हूँ, मेरे ये चीज़ें कुछ अलग हैं, ये सारी चीज़ें सोचते रहना, ये सारी आ जाएंगी dysmorphia में. एबनॉर्मलिटी होना, शेप और साइज में ऐसा लगना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यूटोपिया एंड डिस्टोपिया. ये दोनों टर्म है. यूटोपिया का मतलब है जहाँ हर कुछ सब कुछ परफेक्ट, आपका इमेजिनरी वर्ल्ड हो जहाँ पे सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है हर एक चीज़. और डिस्टोपिया जहाँ पे अलग ही काइंड ऑफ डिप्रेशन फीलिंग है, जहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, इनजस्टिस है सोसाइटीज़ में, सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है इस वर्ल्ड में, वैसा वाला फीलिंग होना. यूटोपिया में अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन द इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट. यूटोपिया में जहाँ सब कुछ, वो इमेजिनेशन है जहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, हैप्पी फीलिंग होना यूटोपिया में. ठीक है. वहीं डिस्टोपिया एंड इमेजिन स्टेट और सोसाइटी इन विच देयर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, काइंड ऑफ डिप्रेशन फीलिंग होना. ठीक है. जहाँ कुछ भी अच्छा ना हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एग्नोसिया एंड एकाइंटोप्सिया. एग्नोसिया है, इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स. एग्नोसिया है जहाँ पे आपको मतलब कलर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होना, ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाना, कि अगर आपसे कोई पूछे ये चीज़ क्या है, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाए, आप उसको देख के आप रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ चीज़ों को, आइडेंटिफाई ना कर पाए लोगों को. जैसे आपको लोगों, कहीं होते हैं, कई लोग भूल जाते हैं कि लोगों से मिलते हैं बट उनको भूल जाते हैं. वो डिसऑर्डर होता है कईयों के माइंड में कि याद ना रहना कोई चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हो चाहे वो पर्सन्स हो या कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ें कलर आइडेंटिफाई ना कर पाना, कोई कलर याद ना रखना कि ब्लू पिंक ये सारे कलर आइडेंटिफाई ना कर पाना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एकाइंटोप्सिया. रेफर्स टू मोशन ब्लाइंडनेस in which a patient has difficulty specifically perceiving objects in motion with variable severity and rarely complete. मतलब कि मोशन एकाइंटोप्सिया है कि मोशन ब्लाइंडनेस होना, कि मतलब जिसमें पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने में सेम वही दिक्कत हो मूवमेंट में, मतलब कहीं इधर से उधर मोशन नहीं, मतलब हिल ना पाना, चल ना पाना, मोशन, वो सारी चीज़ों में दिक्कत होना, मूवमेंट ना कर पाना. बेसिकली ये मोशन ब्लाइंडनेस में आ जाता है काइंटोप्सिया में. कि मोशन ब्लाइंडनेस, सिंपल ही पूछेगा कि मोशन ब्लाइंडनेस किसमें क्या होता है, वो एक काइंटोप्सिया होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली डिफ़िकल्टी होती है स्पेसिफाई करने में ऑब्जेक्ट्स को मोशन में, मतलब कि इधर से उधर मूवमेंट नहीं करवा पाना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स दैट चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग साउंड्स, जिसमें साउंड सुनने मतलब समझने में साउंड्स को वो डिफ़िकल्टी होना, वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आ जाता है. साउंड्स नहीं समझ पाना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाना. चाइल्ड विद दिस प्रॉब्लम हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पोकन डायरेक्शन फ्रॉम अ पेरेंट और टीचर और फॉलोइंग अ कन्वर्जेशन. इसमें होता है कि मतलब अनेबल होता है हियर करने में चाइल्ड प्रॉपरली, अच्छे से उसे सुनाई नहीं देती है कोई भी रिसेप्टिव लैंग्वेज. अगर कहूँ मैं रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग, वो सारी चीज़ें रिसेप्टिव में आ जाता है. लिसनिंग एंड रीडिंग, वो चीज़ें ना समझ पाना, अनेबल होना, जो भी बोला है रीड राइट स्पेल, ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, फिर उसका वो सुन नहीं पाता अगर प्रॉपरली. ऑफ कोर्स एक सेंसेस सारे हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक सेंस पे इफेक्ट होगा तो वो सारे सेंस कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट होंगे. तो वहीं अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो राइट भी गलत करेगा, सुनेगा, स्पेल भी गलत करेगा, वो सारी चीज़ें दिक्कत होंगी. डिफरेंस नहीं कर पाना साउंड में. ठीक है. वर्ड्स क्या बोले गए हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, रीडिंग राइटिंग, वो सारी चीज़ें ना समझ पाना, वो ऑडिटरी में आ जाता है. और नेक्स्ट वन इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे विजुअल प्रोसेसिंग और परसेप्चुअल डिसऑर्डर रेफर्स टू हिंडर्ड एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन इन थ्रू द आइज. मतलब कि प्रॉब्लम होना विजुअल परसेप्शन में, मतलब कि डिफरेंस नहीं कर पाना शेप्स में, रिवर्सिंग लेटर्स में, नंबर्स में, स्किपिंग वर्ड्स में, स्किपिंग लाइंस में, मिस परसीविंग डेप्थ और डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं कर पाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में, जिसमें जो इफेक्ट करता है मोटर स्किल्स को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं. देख के जो चीज़ें समझ पाए ना,
वो सारी चीज़ें इसमें विजुअल परसेप्शन में प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आ जाएंगी। आईज से जो हम चीज़ें देखते हैं, सेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, उससे हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट में इसमें कितना डिस्टेंस होगा, इसमें कितना डिस्टेंस है, क्या शेप है इसकी, सर्कल की शेप क्या है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी विजुअल प्रोसेसिंग में। ऑडिटरी प्रोसेसिंग में हम जो सुनेंगे उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, वो है। नेक्स्ट वन इज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, a disorder that includes difficulties staying focused and paying attention, controlling behavior and hyperactivity disorder। इसमें बच्चा जो है ये एक इसको लर्निंग डिसेबिलिटी की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। ये एक मतलब प्रॉब्लम है एक लर्निंग, मतलब चीज़ें, नई चीज़ें सीखने में एक तरीके से डिसऑर्डर है प्रॉब्लम इसमें, कि बच्चा डिफ़िकल्टी होती है, उसको फोकस नहीं रह पाता, अटेंशन पे नहीं कर पाता, कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं है उसका, मतलब बच्चा हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाइपर एक्टिव किस में होता है बच्चा, ये फोकस नहीं कर पाता, जिसमें ADHD जिसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा हर टाइम इधर से उधर भागता रहेगा, फोकस नहीं करेगा, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस अगर उसको कोई दे रहा है वो फॉलो नहीं करेगा, सुनेगा नहीं ध्यान से, ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि वो फोकस नहीं है अपनी चीज़ों की तरह, अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है, तो वो कैसे ये सारी चीज़ें कर पाएगा। तो ADHD की करेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से यही है, बच्चा फोकस नहीं रह पाता, अटेंशन पे नहीं कर पाता, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी, बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, हमेशा एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।